आप अधिवक्ता हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत कृष्ण जी शुक्ल मैं आपसे करूंगा। पुराने दिव्यांग अधिनियम के मुकाबले ये नया अधिनियम क्या और कितने अधिकार देता है दिव्यांगजनों को? इसमें नया अधिनियम में 2016 में जो अधिनियम पास किया गया है जी, अभी तक ये था कि जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग थे उन्हें ही दिव्यांग माना जाता था जी। लेकिन नए कानून के तहत मानसिक रूप से अक्षम, भौतिक रूप से अक्षम, सुनने में, देखने में, शारीरिक रूप से अक्षम, किसी भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर भी है तो उन सबको भी दिव्यांग कोटे में शामिल किया गया है। और उन्हें जो अभी तक नौकरियों में 3% आरक्षण मिलता था, अब उन्हें 4% सीटें आरक्षित करने का ये प्रावधान किया गया है। और अगर किसी भी दिव्यांग को कोई शिकायत है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हर जिले में हर कमिश्नरी में एक आयुक्त और हर जिले तक ये पहुंचाया जाएगा, एक मुख्य आयुक्त, और राज्य स्तर तक इसका गठन नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। एक शिकायत अधिकारी हर जिले में होगा जो राजपत्रित रैंक का अधिकारी नियुक्त होगा, जो इन दिव्यांगों द्वारा जो नियमावली 2017 में बनाई गई है उसमें फॉर्मेट दिया गया है। अगर उसके तहत कोई शिकायत आती है तो उस शिकायतों का वो निस्तारण करेगा ताकि उसको दिव्यांग को कोई तकलीफ ना हो। इसके अलावा ये व्यवस्था की गई है कि जो भी सरकारी भवन होंगे, संस्थान होंगे, उसमें दिव्यांगों के प्रवेश करने के लिए उस प्रकार के ढाल दिए जाएंगे ताकि अपने वाहन से या किसी भी तरीके से वो वहां प्रवेश कर सके। तक से उसको ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी और उनके साथ कोई प्रकार का भेदभाव ना हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई। और अगर कोई चले बिल्कुल, और भी हम तमाम बारीकियों को समझेंगे और अपने दर्शकों से भी हम साथ साथ अपील भी करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि आज का हमारा विषय दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मिले अधिकारों से संबंधित है। इससे संबंधित भी कोई प्रश्न है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। नम्रता श्रीवास्तव जी, मैं आऊँगा, जिस कैटेगरी की बात अभी कृष्ण जी शुक्ल कर रहे थे, मैं जानना चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि कैटेगरीज क्या क्या हैं, डिसेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाती है? देखिए, पहली बात तो जो इस एक्ट के अंदर दिव्यांग हैं उनकी परिभाषा को बहुत डीपली डिफाइन किया गया है। और इस एक्ट के शेड्यूल के हिसाब से जो 1995 का हमारा एक्ट था उसमें सिर्फ 7 तरह की डिसेबिलिटीज़ लिया गया था, लेकिन इस एक्ट के अंदर 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है और उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मैं उसको ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि पहले जो पर्सनैलिटी या जो पर्सनल ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है उससे रिलेटेड किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है या लेप्रेसी क्योर्ड व्यक्ति है और उसके बावजूद किसी भी तरह का अगर उसका जो अंग है वो उसको मूव करने में उसको प्रॉब्लम होती है, या लॉस ऑफ सेंसेशन है, या एसिड अटैक विक्टिम जिनका बहुत ही ज़्यादा जो असॉल्ट होता है उसके बाद दे गॉट डिसफिगर्ड, उनको इसमें ऐड किया गया है। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उसको लिया गया है। तीसरा इसके अंदर जो मेंटल डिसेबिलिटी है उसको लिया गया है। चौथा इसके अंदर जो न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी या ब्लड डिसेबिलिटी जैसे कि थैलेसीमिया के केसेस होते हैं। और पांचवा मल्टीपल डिसऑर्डर, कई तरह की उसके अंदर डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। उसके बाद इन डिसेबिलिटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले वो लोग जो फिजिकल डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं, दूसरा बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसमें कि 40% तक कोई व्यक्ति डिसेबल होता है, और तीसरा हाई सपोर्ट डिसेबिलिटी जिसमें कि 90% तक कोई व्यक्ति डिसेबल होता है। और इसके अंतर्गत वो व्यक्ति राज्य सरकार से आवेदन देके हाई सपोर्ट की डिमांड कर सकता है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के केसेस में जो हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं या जो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए स्पेशल दिशा निर्देश हैं कि उनको 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इस बेसिस पे कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। जी, कृष्ण जी शुक्ल, मैं आपके पास आऊंगा। आप मुख्य आयुक्त की बात कर रहे थे और राज्य आयुक्तों की बात कर रहे थे। इस विधेयक ने निःशक्त जन मामलों के मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्तों को और क्या क्या अधिकार दिए हैं पहले के मुकाबले?
इसके पहले तो सबसे पहले एक शिकायत निस्तारण की नियुक्ति की करने का प्रावधान है जी। और कोई भी शिकायत अगर आती है तो शिकायत निस्तारण अधिकारी उसको सुनने करेंगे और उस पर निर्धारण करेंगे। इसके बाद इसके खिलाफ फिर अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो आयुक्त जो नियुक्त होंगे उनके यहाँ वो शिकायत कर सकते हैं और जो मुख्य आयुक्त हैं। और इसके अलावा एक कमेटी का गठन किया गया है जो परामर्शदात्री समिति होगी जी। और परामर्शदात्री समिति में जो एनजीओ होंगे जो इस विकलांग क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं, ऐसे लोगों के भी लोग उसमें रखे जाएंगे और अधिकारी रहेंगे। विकलांगों की स्थिति और इनकी शिकायतों पे क्या उपाय हो सकते हैं उन सब पर भी विचार करेंगे और उनकी सलाह भी 2017 के जो नियमावली बनाई गई है उसमें काफी रूप से सबका बंद किया गया है। और इसमें एक खास बात हुई है कि 18 साल तक की उम्र के बच्चों को जो कि विकलांग हैं या दिव्यांग हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है कि उन्हें शिक्षा लेने के लिए पैसे की कमी नहीं खलेगी। शिक्षा की व्यवस्था की बात आपने कही है, क्या आपको लग रहा है कि कुछ कैटेगरीज भी इसमें तय की गई हैं कि किन विद्यालयों में इन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी या फिर किसी भी सरकारी विद्यालय में व्यवस्था लागू होगी? शुक्ला जी। नहीं, जैसे मूक और बधिर हैं, मूक बधिर हैं उनके लिए तो अलग से विद्यालय हैं क्योंकि सभी विद्यालयों में वो नहीं पढ़ सकते, ब्रेल लिपि के जरिए उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन जो मेंटल डिसऑर्डर है वो उस ढंग से नहीं है तो उनके लिए भी कहा गया है कि अगर स्कूलों में उस जिले में ऐसे स्कूल नहीं है, स्पेशल स्कूल नहीं, विकलांगों के लिए स्कूल खोलने के प्रावधान किए गए हैं। अगर नहीं है तो जो सामान्य स्कूल हैं उसमें विशेष रूप से उनको तवज्जो देने के लिए कहा गया है कि उनको हम बच्चों की तरह न ट्रीट करके उनको स्पेशल रूप से उनको ट्रीट किया जाए और की जाए कि उनका विकास हो। इस ढंग से टीचरों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और इसके लिए काम करेंगे। चलिए, बिल्कुल। औसाफ अहमद खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका सवाल ले लेते हैं। धर्मपाल जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है धर्मपाल जी, क्या परेशानी है आपकी? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। लेकिन औसाफ अहमद खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं पुराने अधिनियम के बजाय जो नया दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कितना सशक्त इससे हुए हैं दिव्यांगजन? जहां तक मेरा अपना मानना है कि ये जो है बिल्कुल अप टू डेट है और जो नेशनल और इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनको पूरी तरह से ख्याल रखते हुए 2007 का जो जिनेवा कन्वेंशन है उसको सामने रखते हुए उसके ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए 2016 में हमने इसको अडॉप्ट किया है जी। और बहुत अच्छे ढंग से हमने इसको ड्राफ्ट किया है। इसमें अपेरेंटली कोई ऐसी बात नहीं दिखती है जिससे कहा जाए कि कहीं भी इस लेजिस्लेशन में किसी तरह का झोल हो जी। और ये लेजिस्लेशन ये शो करता है कि हम जो है इंसानियत और ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं और हमारा उद्देश्य जो है अपने ही परिवार और अपने ही लोगों के बीच को अलग से उनको अवहेलना नहीं बल्कि उनको प्यार से आगे बढ़ाना है। चलिए, यानी कि दिव्यांगजनों को जो अधिकार इस अधिनियम के तहत दिए गए हैं उनके सशक्तिकरण को लेकर है और ताकि उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय ना होने पाए। मैं नम्रता जी आपके पास आऊंगा जी। यदि इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी किसी दिव्यांग के साथ भेदभाव किया जाता है तो किस तरह की सजा या फिर जुर्माने का प्रावधान इस अधिनियम में है? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि ये UNCRPD एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संधि है और इस संधि को जो भी देश साइन करता है, रेटिफाइड करता है, रेटिफाइड का मतलब है आप कानूनी रूप से उसके प्रिंसिपल्स, उसके नीतियों को अपनाते हैं जी। हमारे भारत में ऑलरेडी 1995 जो एक्ट चल रहा था उसमें कई तरह की खामियां कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं वो पर्याप्त नहीं था इंटरनेशनल कन्वेंशन की नीतियों के ऊपर और इस एक्ट को रिपील कर यानी खत्म कर एक नया एक्ट बनाया गया और 1 अक्टूबर 2007 को भारत ने इसे साइन किया, रेक्टिफाइड किया, जिसके अंतर्गत जो भी खामियां थी उसके ऊपर दोबारा से विचार विमर्श किया गया और एक नया कानून बनाया गया। ये बहुत ही सशक्त कानून है, अपने साथ कई तरह की विशेषता लेकर आया है
और जहाँ तक दंड का प्रावधान है, तो पुराने कानून में इसमें कोई दंड नहीं था, वो आर्थिक सेवाओं को लेकर उसमें ज़्यादा जोर दिया गया था। लेकिन इस कानून के अंतर्गत सख्त दंड के प्रावधान है। सेक्शन 89 से और 90 के बीच में यदि इस कानून के अंतर्गत दिए गए प्रावधान का किसी भी तरह का उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है तो उसका 6 महीने की जेल, और उसके बाद यदि वो रिपीट करता है तो उसमें जेल के साथ साथ 50,000 से 5 लाख तक का उसमें प्रावधान है, सजा है। यदि कोई महिला के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करता है या दिव्यांग महिला है, उसकी लज्जा को हनन करता है या उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है विदाउट हर कन्फर्मेशन, तो उसके लिए भी इसमें दंड का प्रावधान है। इसके अलावा यदि कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी भी तरह की धोखाधड़ी करती है या जो बेनिफिट्स व्यक्तियों को दिए गए हैं उस व्यक्तियों के बेनिफिट्स को धोखाधड़ी से मिसयूज करती है, तो उन व्यक्तियों के लिए भी इसमें दंड का प्रावधान है। इसके अलावा पहली बार इस एक्ट के अंदर की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो निकाय हैं, उसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को जोड़ा गया है और लगभग जितने भी निजी क्षेत्र हैं उन सब पर इस एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं हैं वो लागू होती हैं। इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट की है या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की है, यदि वो जो एरिया है वो पब्लिक कॉन्टिन्यूटी यूज में आता है तो उस प्लेस जो है वो पब्लिक के लिए माना जाएगा, पब्लिक क्षेत्र के अंदर आएगा। तो इस प्रकार कई तरह की जो है सजाएं हैं उसके अंदर दंड का प्रावधान है। चलिए, एक और कॉलर बीकानेर से राजकुमारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है राजकुमारी जी, क्या समस्या है, सवाल कीजिए। राजकुमारी जी, आवाज पहुंचा नहीं आप तक? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार फोन लाइन्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और जो नंबर फ्लैश हो रहे थे, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं औसाफ अहमद खान साहब आपके पास आऊँगा, क्योंकि जो आरक्षण की बात कही जा रही है कि 3 से बढ़ाकर 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है दिव्यांगजनों को, तो क्या ये निजी क्षेत्र पर भी लागू होगा कि अगर निजी क्षेत्र में दिव्यांगजन अगर नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो 4% का आरक्षण वहां पर भी उन्हें मिलेगा? ये बड़ा ही लीगल क्वेश्चन है और चूंकि आरक्षण का जो लॉ है वो अप्लीकेबल है ऑन द पब्लिक सेक्टर अलोन एंड ऑल दोस कॉरपोरेशन या इंस्ट्रूमेंटलिटीज जी, तो अब प्रश्न ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इसको अपने प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आई विल नॉट फॉलो दिस, हम जो हमारे लिए बेहतर होगा वो करेंगे। जी जी। इसके लिए हमें कानून रूप से एक कानून की दायरे में इनको लाना होगा और तभी ये पॉसिबल है। जैसा कि हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि कितना सशक्त ये अधिनियम हुआ है पहले के मुकाबले, क्योंकि कुछ कमियां कही जाएं या फिर ये कहा जाए कि कुछ नई व्यवस्थाएं जोड़ देने से कि दिव्यांगजनों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे, इसलिए इस अधिनियम में बदलाव किया गया। लेकिन कृष्ण जी शुक्ल, जो हम ये चर्चा कर रहे थे कि अब सही मायनों में कहा जाए तो ये अधिनियम पहले के मुकाबले काफ़ी सक्षम हुआ है, यानी नए विधेयक से दिव्यांगजनों के क्षेत्र में आपको लग रहा है कि बड़ा बदलाव है, और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि अन्य विकसित देशों के मुकाबले अब हम भी उनकी बराबरी पर आ खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा बदलाव किया गया है और इस कानून के आने के बाद अब हमको नहीं लगता है कि कोई और संशोधन या विचार की जरूरत है जी। विकलांगों के लिए अलग से शिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे। जैसे एक फिल्म आई थी पा, जी जी, उसमें एक किरदार निभाया गया था, अमिताभ भाया था, तो उसमें भी उस कैटेगरी के लोगों को भी वास्तव में सब कुछ समझते हुए भी समझ नहीं पाते हैं, तो उनको भी विकलांग श्रेणी में लाया गया है। तब ऐसे लोगों को समाज में अलग से शिक्षण संस्थाएं खुलेंगी और उनमें उनको प्रशिक्षित रूप से अलग से उनको इम्प्रूवमेंट की और उन्हें वो बताने की कोशिश होगी कि आप भी समाज के अन्य लोगों की तरह समान रूप से आपको भी जीने का अधिकार है। अगर उनके इलाज की कोई व्यवस्था हो सकती है उसके लिए भी वो व्यवस्था की जाएगी। रूल्स में सब प्रोविजन किए गए हैं कि डॉक्टर्स वहां विजिट करेंगे, उनका सरकार की तरफ से उनका इलाज भी किया जाएगा। एक तो पहले ही सरकार ने कह दिया है कि जितने नाबालिग होंगे उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी और अभी हमको और इसमें संशोधन होंगे जहाँ की ये कहा जाएगा शिक्षा में भी इनको सरकारी सहायता दी जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे ऐसे
परिवारों में जन्म ले लेते जी। हैं, जिनकी परवरिश ठीक से नहीं हो पाती, तो वो ग्रोन अप नहीं हो पाते। तो इस पर भी सरकार को अभी भविष्य में चलकर ध्यान देना चलिए, होगा। यानी कि आपको गुंजाइश मामले नजर में आती है कि या आने एक्ट वाले में वक्त में कुछ थोड़ी- और संशोधन भी किए जा सकते हैं। बड़े संक्षेप में नम्रता जी, फाइनल रिएक्शन में आपसे जरूर करना चाहूंगा, पड़ेगा, क्या क्योंकि अभी आपको तक, लग रहा है कि उच्च इम्प्लीमेंटेशन शिक्षा में को इसमें शामिल परिवर्तन नहीं आया किया। पहले के मुकाबले, या अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है, खासतौर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था? देखिए, इस एक्ट में काफ़ी कुछ है और काफ़ी प्रावधान हैं। जहाँ तक मॉनिटरिंग की बात है तो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एडवाइजरी बोर्ड इसमें बनाने की बात कही गई है, और उसमें 10 मेंबर्स में से 5 फीमेल मेंबर्स को ऐड किया गया है जो डिसेबल होंगी। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं उनमें कई आदेश ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक केस हुआ था मानीफालम वर्सेस IIT दिल्ली, जिसमें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस बच्चे को जो कि 50% लोकोमोटर डिसेबल था, उसको ये आदेश दिया कि उसको दोबारा से एडमिशन दिया जाए और स्पेशल कोचिंग का प्रावधान किया जाए। इसके अलावा एक जगदीश वर्सेस मोहन का केस हुआ था, जिसमें कि 3 बेंच जजेस में जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में जो उसकी डिसेबिलिटी थी उसको 90% कंप्यूट करके उसको 25 लाख का कंपनसेशन दिया गया। तो दंड का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। इसके अलावा जो भी हमारे और आपके अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार हैं, या जो भी चलिए, सेवाएं यानी हैं, उसके लिए जागरूक होना भी बेहद जरूरी है कि ये सब अधिनियम तो इसका है। प्रावधान उसके अंदर दिया गया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस विषय पर बारीकी से अपनी राय रखने के लिए। तो दरअसल जानकारी के अभाव के चलते एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच में मौजूद रहते हैं, हर दिन एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।